नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाली हूँ छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूर्वांचल आईएएस में आपको पूरा का पूरा जो सीजीपीएससी का कोर्स है वो उपलब्ध करा रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के साथ। करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और आपको लिखना है पूर्वांचल आईएएस और वहां से उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें उपलब्ध सारे ही कोर्सेज देख पाएंगे, जैसे कि सीजीपीएससी के अलावा हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, एनसीईआरटी इत्यादि के जो कोर्सेज हैं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी, इतिहास, संस्कृति, अर्थशास्त्र, ये सारे जो आपको वहां पर सामाजिक स्थितियां, ये पूरे जो कोर्सेज है वो वहां पे मिल जाएंगे और आपको अपने हिसाब से कोर्सेज को चुन लेना है। घर बैठे तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। तो देखिए, जब हम आते हैं इतिहास में तो मुझे लगता है आपको ये अंदाजा होगा कि इतिहासकारों ने इतिहास को अलग अलग काल में विभाजित किया हुआ है ताकि हम एक काल के बारे में अच्छे से समझ पाएं, या फिर कहिए तो उस समय पे जो स्थिति थी उसको अच्छे से समझ पाएं। और इसी में शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपके प्राचीन स्थिति से, जिसे कि हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। फिर वो चाहे दुनिया का प्राचीन इतिहास हो, भारत का हो या फिर छत्तीसगढ़ का। तो हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय पे छत्तीसगढ़ कैसा था, क्या क्या यहाँ पर हुआ। ठीक है, कौन कौन से वंश यहाँ पर थे। तो देखिए, जब बात आती है प्राचीन इतिहास की तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है आपके पाषाण युग से। ये देखिए, और इसे हम प्रागैतिहासिक युग भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग के कोई भी लिखित प्रमाण ना हमें नहीं देखने को मिलते हैं। कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। हमारे पास है तो क्या है? सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। मतलब कि हमारे पास औजार मिले हैं लोगों के, कुछ चलचित्र मिले हुए हैं, कहीं कहीं गुफाओं में कुछ बना हुआ मिला हुआ है, कहीं पत्थरों के औजार मिले हुए हैं, कहीं पर सिक्के मिले हुए हैं, कहीं पर कोई पिलर मिला हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही है। लिखित में हमें कुछ नहीं मिला है कि लोग ऐसे थे या ये समय था, कुछ भी नहीं। ठीक है, हमें बस ये पता चलता है कि उस युग में जो मानव थे, इंसान थे, वो पत्थरों का बहुत प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें पत्थरों से बने हुए बहुत सारे औजार मिले, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर वगैरह वगैरह। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस समय पत्थर का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था और बहुत उपयोग में आता था, और इसीलिए हम इस युग को पाषाण युग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पाषाण युग है ना, इसको भी फिर 4 चरणों में बांटा गया है, क्योंकि हमें अलग अलग फीचर्स बोलना चाहिए, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो इसका पहला चरण है वो कहलाता है पूर्व पाषाण काल, जिसे अंग्रेजी में पैलियोलिथिक भी कहते हैं, पूर्व पाषाण काल। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण में, जो कि है मिडिल मेसोलिथिक भी कहा जाता है। फिर आता है आपका उत्तर पाषाण काल, लेटर स्टोन एज। उसके बाद है आपका नव पाषाण काल, नियो स्टोन एज। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की, मैं आपको बता दूं, जब भी आप पढ़ रहे होंगे इस तरह से टेबल बना के पढ़िए ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। आप जो नोट्स भी बनाएंगे तो वो इसी तरह से कीजिए कि आपको सब कुछ एक ही जगह पे आसानी से मिल जाए। तो जब हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की, तो यहाँ पर आपको जो स्थल है जहां से इनके सुराग देखने को मिलते हैं, उसमें आती है सिघनपुर की गुफाएं और बोटलदा। देखिए, जो सिघनपुर की गुफाएं हैं, बोटलदा है, ये जो सारी है ना, ये रायगढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, ये रायगढ़ जिले में स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें बहुत सारे सुराग इस पाषाण युग के मिले हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें रायगढ़ जिले से देखने को मिले हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ठीक है, रायगढ़ जिले से मिल तो गया है, लेकिन क्या मिला है? सिर्फ मिलना ही काफी नहीं होता है, क्या मिला है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमें मिले हैं पत्थर के बने हुए स्क्रैपर्स। मैंने शुरू में आपको बताया कि हमें पत्थर के बने हुए औजार मिले हैं यहाँ पे, तो उसी में एक स्क्रैपर जो एक औजार होता है पत्थर का बना हुआ, वो हमें मिला है। चट्टान पर चित्रकारी मिली है। देखिए, उस समय के लोग गुफाओं में रहा करते थे, कोई घर तो उनके पास होता नहीं था, उन्होंने कोई घर बना नहीं रखा था, वो नदियों के किनारे रहा करते थे और वहां पे जो गुफाएं हैं वहां पे रहा करते थे। नदियों से उनको पानी मिल जाता था,
जंगल में गुफाएं होती थी, जंगल में खाना मिल जाता था शिकार वगैरह करके, और गुफाओं में उनको छत मिल जाती थी, मतलब कि उनका जो है संरक्षण हो जाता था गुफाओं में, तो वो वहां रहा करते थे। तो आपको जो पूर्व पाषाण काल है वो सिगनपुर गुफा बोटल्दा से मिलता है, और इसके अलावा भी कुछ जगह हैं, जैसे कि ये जो काबरा पहाड़ है, इसमें आपको यहाँ पे भी एविडेंस देखने को मिल जाएगा। छापा मारा एक जगह है, सोन बरसा है, गिद्धा है, ये सारी ही जगह जो है मैंने आपको बताया रायगढ़ जिले में मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रायगढ़ जिला है वहां पर आपको ये सारे ही कालों का एविडेंसेस सुराग देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। इसे मीजोलिथिक भी कहा जाता है। मीजोलिथिक क्यों कहा जाता है? मीजो का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। देखिए, यहाँ जो हमें पत्थर मिले थे ना, जो औजार मिले थे, वो बड़े बड़े थे, मतलब उनका जो साइज था, उनका जो आकार था वो बड़ा था। लेकिन जब फिर उसके बाद थोड़ा बदलाव हुआ, हम मध्य पाषाण काल में पहुंचे ना, तो जो औजारों का जो आकार था, जो साइज था, वो छोटा हो गया। तो हमें छोटे छोटे वहां से पत्थर मिले हैं, छोटे पत्थरों के औजार देखने को मिले हैं, और इसीलिए हम इसको मीजोलिथिक भी बोलते हैं। ये हमें कहां से मिला है? काबरा पहाड़ से, जो कि रायगढ़ में है। यहाँ पे जरूरी है देखने का कि आपको एक लाल छिपकली का ना चित्र भी देखने को मिला है इस पहाड़ पे। लाल छिपकली का चित्र जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है कि उन्होंने लाल कलर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जाहिर से बात है कि वो ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कलर बना रहे होंगे, उस समय पेंटिंग कलर तो थे नहीं, कुछ प्राकृतिक तरह से उन्होंने इस्तेमाल करके बनाए होंगे, और उसमें लाल कलर का जो चलन चालू हो गया, तो हमें लाल कलर की छिपकली यहाँ से मिलती है। ठीक है, और छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं। ये रायगढ़ काबरा पहाड़ के अलावा भी आपको एक जगह है जहां से इनके सबूत मिलते हैं, और वो जो है ना, वो बस्तर संभाग में पाया जाता है। बस्तर संभाग की कुछ जगहें हैं, जैसे कि घर गनोरा हो गया, घर चंदेला है, आपका घट लोहाड़ा है, ये जो सारी जगह है, राजपुर है, ये जो जगह है ये आपके बस्तर संभाग में है। वहां से भी आपको मध्य पाषाण काल के जो सुराग हैं वो मिलते हैं। फिर है उत्तर पाषाण काल, जिसे हम लेटर स्टोन एज भी कहते हैं। ये हमें कहां से मिला है? ये धनपुर से मिला है, गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही में है, और महानदी घाटी। देखिए, महानदी घाटी में आपको ये पूर्व पाषाण का भी मिलेगा, मध्य पाषाण का भी मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रायगढ़ महानदी घाटी ये ऐसी जगह है जहां पे आपको सब जगह के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है? मानव आकृति का चित्रण। ये देखिए जरूरी है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय तक वो इतने मतलब कि डेवलप हो चुके थे, इतना उनका विकास हो चुका था कि वो मानव आकृति बनाने लग गए थे। तो हमें यहाँ से मानव आकृति का चित्रण जो है देखने को मिलता है। अब एक बात यहाँ पे समझो, ये जिस धनपुर की हम बात कर रहे हैं ना, पहले ये जो धनपुर है इसको हम कहते थे कि ये बिलासपुर में है, लेकिन ये 2019 में जब नया जिला बना ना, गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही, तो ये धनपुर उसमें पहुंच गया। तो ये इसीलिए आपके समसामयिक घटना के हिसाब से जरूरी हो सकता है, और उम्मीद है कि सवाल आपसे इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि धनपुर उत्तर पाषाण काल का एक सबूत वाला स्थल है। और ये अब कहाँ हो गया? ये हो गया गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही में, क्योंकि गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही बिलासपुर से कटकर एक नया जिला बन चुका है। लेकिन ये बात भूगोल की है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आया आपका नव पाषाण काल, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। देखिए, नव पाषाण काल आते तक ना जो इस समय के लोग हैं उन्होंने थोड़ा एक जगह पे रहन सहन शुरू कर दिया था। पहले वो बंजारों की तरह एक जंगल से दूसरी जगह जाते रहते थे, लेकिन यहाँ आते तक वो एक ही जगह पे रहने लगे थे। उन्होंने कृषि खेती वेती चालू कर दी थी और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। वैसे वो लगभग यहाँ उत्तर पाषाण काल से शुरू हो चुका था। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो नव पाषाण आते तक में वो काफी ज्यादा विकास की ओर बढ़ चुके थे। और हमें इसके कहां से सबूत मिलते हैं? एक जगह है अर्जुनी दुर्ग में, चितवा डोंगरी है, ये आपका राजनांदगांव में है। ठीक है, चितवा डोंगरी जो जगह है वो आपकी राजनांदगांव में है, और तेरम जो है वो रायगढ़ में है। यहाँ पे आपको छिद्रित उपकरण देखने को मिलते हैं। अब बात जो समझने की जरूरत ये है कि आपको याद रखना है कि रायगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पे आपको बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं इस पाषाण युग के। ठीक है, स्टोन एज के जो आपको प्रमाण देखने को मिलते हैं पाषाण एज के, वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जानकारी भी दे देते हैं पाषाण युग के बारे में। रॉक पेंटिंग हमें कहां से मिली? रॉक पेंटिंग का मतलब है पत्थरों पे जो पेंटिंग की हुई है। पहाड़ों में क्या होता है, मतलब जो गुफाएं हैं पत्थरों की बनी होती है, उस पे लोगों ने कुछ कुछ पेंटिंग कर रखी है। तो हमें वो कहां से मिली है?
ज्यादातर हमें ये रॉक पेंटिंग जो है रायगढ़ जिले से मिली है। मैंने आपको बताया रायगढ़ जिले में बहुत सारे जो गुफाएं हैं मौजूद है, तो वहां पे अलग अलग तरह की रॉक पेंटिंग इन लोगों ने कर रखी थी, जैसे कि कर्मागढ़ है, बसंझार है, ओंगना है, बोटलदा है, लेखाबाड़ा, ये सारी जगह रायगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से हमको बहुत सारी रॉक पेंटिंग मिलती है। प्राचीन गुफाओं की हम बात करें तो हमें सिघनपुर की गुफाएं हैं, काबरा पहाड़ी से बहुत प्राचीन है, हमें वो मिलती है। सबसे लंबी गुफा जो कहा जाता है वो बोतलदा को बोला जाता है, ये है बोतलदा जो कि रायगढ़ जिले में ही है, तो इसे सबसे लंबी गुफा माना जाता है। और बात देखो यहाँ पे एक समझो कि ये जो नव पाषाण युग था ना, न्यू स्टोन एज, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी हमें दी किसने? हमें दी है डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्रा और डॉक्टर भगवान सिंह ने। इनके नाम याद रखो क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं। तो ये जो है इन्होंने हमें पहली बार बताया था कि भाई छत्तीसगढ़ में भी नव पाषाण युग की जानकारी मिलती है, सुराग पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ना लोहा युग आया, हमें लोहा मिल गया था, हमें पता चल गया था कि अच्छा लोहा भी होता है। ठीक है, तो अब लोहा जब हुआ तो उसकी भी तो हमें कहीं ना कहीं सुराग अगर मिले होंगे तो मिले ही हैं। तो जी हाँ, हमें मिले हैं करही बदर से, चिरचिरी से, सुरार से, करखा भाटा से, गढ़धनोरा से। ये सारे जो है ना दुर्ग संभाग में आते हैं। कहाँ आते हैं? आपका जो दुर्ग संभाग है वहां आते हैं। देखो जब मैं संभाग बोलती हूँ तो मुझे लगता है तुम लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है उसके जो जिले हैं उनको हमने 5 संभागों में बांटा है। कितने में? 5 में बांटा है। एक तो दुर्ग है, रायपुर है, बस्तर है, कोरिया है, बिलासपुर है, और इन संभागों के अंदर अलग अलग जो है जिले हैं। तो जो दुर्ग संभाग है उसमें ये सारी जगह आती है, ठीक है, अलग अलग, और यहाँ से हमें लोहे के बर्तन, औजार, ये सब आपको देखने को मिले हैं। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आपकी आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता भी जिसे कहते हैं, इसके कोई भी सुराग आपको छत्तीसगढ़ में तो नहीं मिलते हैं। ठीक है, भारत में कुछ कुछ आपको सिंधु घाटी के सुराग मिलते जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कोई भी प्रमाण जो है हमें नहीं देखने को मिला है। वैदिक युग की बात कर लेते तो ये जो वैदिक काल था ना, ये 2 में विभाजित है। एक तो शुरुआत का अर्ली वैदिक होता है और उसके बाद उत्तर वैदिक है, लेटर वैदिक पीरियड है। तो ये जो शुरुआत का जो अर्ली वैदिक है उसमें हमको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं हुआ है। लेकिन जो बाद वाला वैदिक काल रहा है उसमें हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है, क्योंकि जो इनका शतपथ ब्राह्मण करके जो एक है उपनिषद, उसमें हमको देखने को मिलता है विंध्याचल हिल के बारे में, विंध्याचल पहाड़ के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें नर्मदा जो नदी है ना उसके बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन नाम क्या लिखा है? रेवा नदी। नाम वहां पर लिखा हुआ है रेवा नदी, और हम ये मानते हैं कि वो रेवा नदी दरअसल नर्मदा नदी को ही कह रहे थे। नर्मदा, आपको पता होगा कि नर्मदा छत्तीसगढ़ में भी बहती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे हमें लगता है कि कुछ प्रमाण लेटर वैदिक जो एज है, बाद में जो वैदिक काल हुआ, उसमें हमें थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में मिलता है। उसके बाद जो युग आता है ना उसे हम रामायण काल कहते हैं। अब रामायण काल वो है जब भगवान राम धरती पर थे। इस समय याद रखो, रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल। तो अगर पूछेगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, तो आप कहेंगे दक्षिण कौशल। तो ये जो दक्षिण कौशल था ना, इसके राजा थे भानुमत। इसके राजा भानुमत थे जिनकी पुत्री थी कौशल्या। और आप सभी को पता होगा कि कौशल्या जी का विवाह हुआ था राजा दशरथ से, जो कि उस समय उत्तर कौशल के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये दोनों का जो है एक संबंध बना। दक्षिण कौशल की जो पुत्री थी वो ब्याह करके शादी करके गई कहाँ? उत्तर कौशल के घर में, राजा दशरथ। और कौशल्या जी उसके बाद इन्होंने जन्म दिया भगवान श्री राम को। ठीक है, और ये कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब अपने 14 साल के वनवास में थे, वनवास के लिए निकले मतलब, तो इन्होंने अपने उन 14 सालों का अधिकांश जो समय है वो छत्तीसगढ़ में बिताया है, क्योंकि हमें प्रमाण मिलता है रामगढ़ की पहाड़ियों में, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये जो मतलब गुफाएं है ना सरगुजा जिले में, यहाँ पर हम कहते हैं कि भगवान राम ने बहुत सारा समय व्यतीत किया इस रामायण काल के दौर पे। इसके अलावा सरगुजा में ही एक किष्किंधा पर्वत है जहां पर बाली को मारने का भी प्रमाण मिलता है। ये कहा जाता है कि यहीं पर बाली को मारा गया। ठीक है, उसके बाद खरौद जो जगह है ना जांजगीर चांपा में, यहाँ पता चलता है कि रावण के जो भाई बंधु थे खर और दूषण,
इनका जो साम्राज्य था वो यहाँ खरौद जांजगीर चांपा में था। तो ये जो कुछ प्रमाण है ये हमको रामायण युग के मिलते हैं। इसे मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्म में करके रखा है। मैंने आपको पहले भी कहा आप एक टेबल फॉर्म में बनाइए तो आपके लिए आसानी होगी चीजों को। तो देखिए, सरगुजा जो जगह है वहां से रामगढ़, हील, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा में हमें रामायण काल के जो महत्वपूर्ण जो स्थान है यहाँ से हमें चीजें प्रमाण मिलती है। जांजगीर चांपा में खरौद है जिसको खार और दूषण का जो यहाँ पे साम्राज्य है कहा जाता था। शिवरी नारायण में शबरी का आश्रम है। शबरी के बेर खाए थे श्री राम ने, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो वो जो शबरी आश्रम है वो कहा जाता है इसी शिवरी नारायण में है, जो कि जांजगीर चांपा में। ये बहुत जरूरी देखिए, महासमुंद में एक टुरटुरिया आश्रम है जिसे वाल्मीकि आश्रम भी कहते हैं। टुरटुरिया एक जगह है महासमुंद में जहाँ पे ये आश्रम है, इसलिए इसको टुरटुरिया आश्रम भी कहते हैं। ये असल में वाल्मीकि आश्रम है और कहा जाता है कि लव और कुश का जन्म यहीं हुआ था। तो श्री राम और सीता के जो बच्चे लव और कुश थे इनका जन्म स्थल किसे माना जाता है? वाल्मीकि आश्रम टुरटुरिया को। धमतरी में सिहावा पहाड़ जो है ना, वहां हमें मिलता है संत श्रृंगी का आश्रम और कहते हैं कि लॉर्ड जो राम है, भगवान राम है, वो यहां भी गए थे। इसके अलावा बस्तर दंडकरण एरिया जो है बस्तर, यहां पर भगवान राम ने वनवास के कुछ काल यहाँ पर बिताए या फिर कह सकते हैं कि समय यहाँ पर व्यतीत किया, ऐसा माना जाता है। तो ये जो पूरी जगह है यहाँ पर हमको प्रमाण कहाँ मिलता है? रामायण युग का प्रमाण छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है, भारत काल की तो देखिए छत्तीसगढ़ को महाभारत काल के समय ना प्राक कौशल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राक कौशल कहा जाता था। और दरअसल जो बस्तर का जो संभाग था या कह सकते हैं बस्तर का जो क्षेत्र था उसको महाकांतर कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने वो जगह बताई है जहाँ के प्रमाण आपको महाभारत काल में देखने को मिलते हैं और उनके प्राचीन नाम भी दिए गए हैं। अक्सर ये पूछ लेता है कि कौन सी जगह का प्राचीन नाम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सिरपुर जो एक जगह है महासमुंद में, इसका प्राचीन नाम हुआ करता था चित्रंगतपुर और यहाँ हमें क्या मिलता है? हमें पता चलता है कि ये भब्रुवहन की राजधानी थी। ये भब्रुवहन कौन थे? ये अर्जुन के पुत्र थे और इन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया था इस महाभारत काल के समय। रतनपुर में आ जाए, रतनपुर तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो मणिपुर हुआ करता था, बिलासपुर में ये है। इसको हम उस समय राजा ताम्रध्वज जो हुआ करते थे उनकी ये राजधानी था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जगह है खल्लारी जो कि जिसका प्राचीन नाम क्या था? कालवाटिका। ये महासमुंद में है। तो यहाँ पर आपको क्या प्रमाण मिलते हैं? वो है लाक्षागृह और भीम खोके, मतलब यहाँ पे भीम के पंजों को देखा गया, ऐसा माना जाता है कि वो भीम के पंजे। और लाक्षागृह जो हुआ था उस समय पे महाभारत के वक्त, वो माना जाता है कि यही खल्लारी वो जगह थी जहां पर ये लाक्षागृह वाली चीज हुई थी। उसके बाद गुंजी, जिसे दमोह धारा कहते हैं जांजगीर चांपा में, यहाँ पे ऋषभ देव आए थे। ये ऋषभ देव कौन है? ये है जैनिज्म, जैन लोगों के जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव है। तो ये कहीं ना कहीं इसी काल के दौरान था कि यहाँ की शुरुआत हुई थी और ये जो ऋषभ देव हैं वो इस दौरान छत्तीसगढ़ के गुंजी में आए थे, जांजगीर चांपा में। ठीक है, उसके बाद आरंग जो है, जिसका पुराना नाम भांडेर हुआ करता था रायपुर में, वो मोर ध्वज की राजधानी के तौर पे जाना जाता है। तो वो उस समय पे क्या था? मोर ध्वज की राजधानी हुआ करता था। तो अब महाभारत के बाद हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म में कि छत्तीसगढ़ में क्या हमें बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हमें मिलते हैं। अवदान शतक जो एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, उसमें ये कहा गया है कि जो भगवान बुद्ध है वो 6ठी शताब्दी में कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ के सिरपुर में आए थे। ये जो सिरपुर है ये महासमुंद में, मैंने आपको बताया, चित्रंगतपुर जिसका पुराना नाम हुआ करता है, मतलब महाभारत के समय पे। तो 6ठी शताब्दी में भगवान बुद्ध जो है वो यहाँ पर आए थे, सिरपुर का उन्होंने दौरा किया था। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में ही एक स्वास्तिक विहार बनवाया और आनंद कुटी विहार बनाया। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं वो कहाँ बनी हुई है? सिरपुर में बनी हुई है। ठीक है, चीनी यात्री जो हुएनसांग थे उन्होंने 639 ईस्वी में 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार का दौरा किया। ये मल्हार बिलासपुर जिले में है।
तो ये चीनी यात्री हियन सैंग जो थे वो इस दौरान सिरपुर और मल्हार आए थे। ये आपको याद रखना क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा एक और जगह से हमें एक ये बुद्ध मंदिर मिलता है, वो है भोंगापाल, जो कि कोंडागांव में स्थित है। कोंडागांव आपके बस्तर संभाग में आता है, नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो ये समझ लीजिए कि दो जगह है जहां से हमें बौद्ध धर्म का प्रमाण छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो एक तो हो जाता है आपका सिरपुर और दूसरा क्या हो जाता है, ये भोंगापाल कोंडागांव। ठीक है। बुद्ध धर्म के बाद हम देखते हैं कि क्या हमें जैन धर्म की कोई उपस्थिति या प्रमाण यहाँ मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है, क्योंकि बहुत सारे जो तीर्थंकर हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए थे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि गुंजी में कौन आया था, जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, वो आए थे। उनके आने के साक्ष्य हमें यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के आने के साक्ष्य में कहा मिलते, भाटागुड़ा एक जगह बस्तर में। तो कहा यह जाता है कि 16वें जो तीर्थंकर थे शांतिनाथ, वो यहाँ पर आए थे। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो आए थे नकपुरा में, जो कि दुर्ग जिला में स्थित है। दुर्ग जिला में एक जगह है नकपुरा, जहां पे उनके आने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। आरंग जो है रायपुर, वहां पर आए थे कौन, महावीर। 24वें जो हमारे तीर्थंकर थे महावीर, वो आए थे आरंग रायपुर में। तो बुद्ध भी यहाँ पर आए थे और महावीर भी यहाँ पर आए थे, इसीलिए हमें जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों के ही साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जब जैन धर्म और बुद्ध धर्म था तभी ये महाजनपद काल शुरू हो गए थे, मतलब अलग अलग महाजनपद विभाजन हो गया था। और भारत में इस दौरान कितने महाजनपद थे, 16। ठीक है। ये 16 के बारे में तो आप भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे बात छत्तीसगढ़ की कर रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ उस समय आता था छेदी महाजनपद के अंदर, जिसे छेदी महाजनपद, छेदी डायनेस्टी भी कहते थे, उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। ठीक है। और उस समय राजधानी जो छेदी महाजनपद की थी वो क्या थी, सुक्तिमती। अब ये सुक्तिमती किस जगह को बोला जाता था ये तो अभी बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन उस समय इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। और ये जो काल था महाजनपद का, उसमें छत्तीसगढ़ को बुंदेलखंड के पठार के रूप में भी जाना जाता था, या कहा जाता था ये बुंदेलखंड के पठार का एक हिस्सा है। ठीक है। फिर शुरुआत हुई मौर्यन काल की। देखिए, मौर्यन काल हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही एक जरूरी काल रहा है, क्योंकि इसी समय पे कहिए तो पूरा का पूरा भारत जो है वो एक हो गया था। क्योंकि मौर्यन जो काल था या मौर्यन लोगों का जो वंश था, ये लगभग इसने पूरे भारत में अपना कब्जा जमाया था, या फिर पूरे भारत को रूल किया था कह सकते हैं। तो इसके जो कुछ प्रमाण है वो यहाँ भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं जब अशोका अपने दक्षिण कैंपेन की तरफ जा रहे थे, दक्षिण को जीतने के लिए जा रहे थे, तो वो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरे थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ किया था। जैसे कि देख लीजिए, हमें यहाँ पे सिक्के मिलते हैं, मौर्यन काल के सिक्के देखने को मिलते हैं। वो मिलेगा आपको अकलतरा में, ठठेरी एक जगह है जांजगीर चांपा से, वहां पे मिलेगा, बड़गांव रायगढ़। यहाँ पे हमें मौर्यन काल के, मौर्यन जो समय था उसके सिक्के देखने को मिलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर आए थे वो। यात्रा विवरण की बात करें, जो हुएन सांग आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनकी एक यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग जिसे कहते हैं, जिसका नाम है CU की। उसमें इन्होंने विवरण दिया है और इनके हिसाब से इन्होंने बताया है कि अशोका ने यहाँ पे इस जगह में, जो सीता बेंगरा एक गुफा है सरगुजा में, वहां पे एक बुद्ध के लिए स्तूपा का निर्माण कराया था। ऐसा हुएन सांग कहते हैं अपनी इस CU की में। ठीक है। हमें कुछ शिलालेख भी मिले हैं, ये जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा की जो गुफाएं हैं सरगुजा जिले में जो स्थित हैं, वहां पर हमें अशोका के शिलालेख मिले। किसके मिले हैं, अशोका जो बहुत ही फेमस एम्परर थे, राजा थे, उनका शिलालेख हमें मिला है, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी है। तो उनके बारे में यहाँ देखने को मिला। मैंने आपको बताया CU की में लिखा है कि यही सीता बेंगरा जो जगह है, यहाँ पर बुद्धा स्तूपा भी है। कहा जाता है कि अशोका ने उसका निर्माण करवाया। उसके बाद हमें चट्टान में चित्रकारी भी देखने को मिल जाती है इस युग की। कहा जाता है कि वो इसी दौरान की है, मौर्यन काल की है। वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, रामगढ़ एक पर्वत है, रामगढ़ पर्वत में ये जोगीमारा गुफा है। ठीक है। ये जो जोगीमारा है रामगढ़ पर्वत में है, सरगुजा जिले में। यहाँ पर एक देवदासी थी सुतनुका और एक नर्तक था देवदत्त। ठीक है। देवदासी सुतनुका और जो नर्तक था देवदत्त, इनकी प्रेम कहानी का विवरण यहाँ पे किया गया है इस जोगीमारा गुफा में। और माना जाता है कि ये जो है ये मौर्यन काल को
दर्शाता है। ठीक है, मैं आपको मौर्यन काल के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ना कि भारत का। तो छत्तीसगढ़ में जो जो सुराग या प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, मैं यहाँ पर उनके बारे में ही बात कर रही हूँ। अब देखिए, जब मौर्यन काल खत्म होने लगा या फिर कहिए बिल्कुल आखिरी अपने स्थिति में आ गया, तो उस समय क्या हुआ था कि जो राजनीतिक जो ढांचा था ना, वो बिल्कुल ऐसे टूटने लगा था। मतलब कि मौर्यन के समय पे पूरा एकजुट था जो भारत, वो ऐसे हिस्सों में टूटने लगा था। और जब वो टूटने लगा था तो बहुत सारे नए नए वंश आने लगे, खासकर कि ब्राह्मण लोगों के जो वंश थे वो ऊपर आने लगे। और उसी में से एक वंश जो ऊपर निकल कर आया वो कौन सा था? सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी भी जिसे हम कहते हैं। और हमें छत्तीसगढ़ में इस सातवाहन वंश के बिल्कुल साक्ष्य मिलते हैं। इनकी राजधानी क्या था? इनका राजधानी था प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में कहा जाता है। जो नासिक है ना, उसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। तो इन लोगों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, जो कि अभी नासिक के नाम से जाना जाता है। इनके सिक्के हमें कहां से मिले हैं? ये हमें मिले मल्हार, बिलासपुर, बालपुर, जांजगीर चांपा और चकरबेड़ा, जो कि बिलासपुर में है। तो इन जगहों से हमें क्या मिलते हैं? हमें सिक्के मिलते हैं जो कि कहा जाता है कि सातवाहन के समय के हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ शिलालेख भी मिले हैं। तो अब ये जो शिलालेख है, रॉक शिलालेख, मतलब पत्थर में जो शिलालेख होते हैं वो मिले हैं। और ये हमें कहां से मिला है? गूंजी, जांजगीर चांपा से। यहाँ पे हमें क्या मिला है? हमें यहाँ पर सातवाहन में एक राजा थे, कुमार वरदत श्री, उनका वर्णन मिला है हमें इस शिलालेख से। ठीक है, लकड़ी का खंबा मिला है, वुडन पिलर, जांजगीर चांपा के किरारी गांव से। ठीक है, जांजगीर चांपा के किरारी गांव से हमें एक लकड़ी का खंबा भी मिला है। और अगर हम इस दौरान के आर्किटेक्चर की बात कर ले या बात कर ले कि क्या इन्होंने कला में कुछ बनाया वगैरह है, तो बिल्कुल बनाया। कहा जाता है कि जो दार्शनिक थे नागार्जुन, उनके लिए 5 मंजिला भव्य मठ बनवाया गया था सातवाहन के राजा द्वारा। तो 5 मंजिला एक बहुत ही भव्य ढांचा बनाया गया था, मठ या बिल्डिंग कह सकते बनाया गया था। किसके लिए? दार्शनिक नागार्जुन के लिए। और कहा जाता है कि उसे सातवाहन के वंश के ही किसी राजा ने बनाया था। ठीक है, अब सातवाहन के बाद क्या आया? कुषाण और मेघ वंश। इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, लेकिन कुषाण के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि तांबे के सिक्के हमें मिले हैं। कहां से? बिलासपुर से। और तेलीकोट जो रायगढ़ है, वहां से हमें क्या मिले? सोने के सिक्के मिले हैं। कुषाण वंश जो थे, इन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के जो है वो चलन में लाए थे, सोने के सिक्के इशू किए थे। और इनके सोने के सिक्के का सुराग जो है यहाँ छत्तीसगढ़ से भी मिलता है। अब मेघ वंश की बात करें तो इनके सिक्के या ऐसा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन इनके 2 शासक जो है उनका वर्णन जरूर छत्तीसगढ़ में मिलता है। उनके 2 शासक कौन थे? शिवाग और यमेघ के बारे में हमें छत्तीसगढ़ में वर्णन मिलता है। उसके बाद जो सबसे कहना चाहिए महत्वपूर्ण वंश आया वो था वकाटका वंश, जिसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत है क्योंकि इनके राजा भी यहाँ पर थे और इनके बारे में हमें कहना चाहिए पढ़ना और जानना जरूरी है। इनकी राजधानी क्या था? नंदीवर्धन, जो कि अभी नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो वकाटका वंश जो थे, वाकटक वंश जिसे भी कहा जाता है, तो नंदीवर्धन नागपुर में इनकी राजधानी थी। इनके जो जरूरी जो महत्वपूर्ण राजा थे उनमें से एक रहे महेंद्र सेन। अब देखिए, महेंद्र सेन के बारे में हमें अधिकतर जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। जो हरिसेन थे ना, हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति थी, जो समुद्रगुप्त के बारे में बताती है, उसमें हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे ना, तो उस दौरान उन्होंने राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। और साथ ही महाकांतर के एक राजा थे वियोगराज, इनको पराजित किया था। मैं वियोगराज के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी जब हम यानी कि दूसरी वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में स्थित थे। मतलब कि जिन्हें हम बोलना चाहिए राज्य, इस छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ वंश हैं जो सिर्फ यही मौजूद थे, रीजनल डायनेस्टीज जिन्हें कहते हैं। उसमें से एक महाकांतर में एक डायनेस्टी आई, तो वहां का एक राजा था वियोगराज, जिसको भी इसने हराया था। आपको याद होगा, मैंने आपको जब महाभारत काल बताया था तो आपको बताया था कि जो बस्तर का संभाग था उसे महाकांतर कहा जाता था और ये उसी संभाग के राजा रहे हैं। ठीक है, तो महेंद्र सेन को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था, जो कि है गुप्ता वंश के। तो याद रखिए कि ये जो गुप्ता वंश है और वकाटका वंश है, ये लोग
एक ही समय पे थे, समकालीन वंश है, कंटेम्पररी जिसे कहते हैं ना, तो ये एक ही समय के और इसलिए इनके बीच ये झगड़ा वगैरह हुआ। लेकिन यहाँ पे बात जानने की ये है कि ये समुद्रगुप्त ने इन्हें हराया जरूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनका जो राज्य था उसको अपने गुप्ता राज्य में शामिल नहीं किया, बल्कि इन्हीं को दे दिया कि आप अपनी तरफ से रूल करो। वो उन्होंने इसको पूरी तरह से अपने में शामिल नहीं किया। हराया जरूर था, लेकिन फिर ये लोग उनके अधीनस्थ हो गए। ठीक है। रुद्रसेन की जब हम बात करें तो रुद्रसेन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने प्रभावती से शादी की थी। अब ये प्रभावती कौन थी? प्रभावती है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्ता रूलर है, एक गुप्ता वंश के शासक हैं, और उनकी जो बेटी थी वो थी प्रभावती। उसकी शादी हुई थी रुद्रसेन द्वितीय से। जरूरी है आपको जानना प्रवर सेन के बारे में। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रवर सेन का जब काल था ना, तो यहाँ पर कालिदास आए थे, जो महान कवि कालिदास हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने यहाँ का दौरा किया था। और ये माना जाता है और कह सकते हैं, कहा जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान जब कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे, तब उन्होंने क्या लिखा था? मेघदूतम जो उनकी रचना है वो उन्होंने यही छत्तीसगढ़ में की थी। छत्तीसगढ़ में कहाँ की थी? तो सरगुजा जो जिला है ना, उसमें रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे माना जाता है कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। और उन्होंने सरगुजा को गेटवे टू हेवन भी बोला था, मतलब स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है, या कहना चाहिए जो द्वार है, उसे सरगुजा को कहा था। इसके अलावा जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि ये जो मेघदूतम कालिदास ने लिखी थी ना, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है किसने? मुकुटधर पांडे ने। ये बहुत बार पूछा जाता है, मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? तो उन्होंने, मुकुटधर पांडे ने इसका छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेशन या अनुवाद किया। उसके बाद जो राजा जिनके बारे में हमें जानने को मिलता है वो है आप में नरेंद्र सेन। ठीक है। नरेंद्र सेन कहां से मिलता है? रिद्धिपुर शिलालेख जो है उसके अनुसार ये माना जाता है कि नाल राजा भावदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया था। तो अब इससे हमें एक और चीज समझने को मिलती है कि गुप्ता के साथ साथ ये जो नाल वंश था ना, ये भी समकालीन वंश था। ठीक है। मतलब कि वकाटका वंश, गुप्ता वंश और नाल वंश समकालीन थे। और नाल वंश के एक राजा थे भवदत्त वर्मन, जिन्होंने नरेंद्र सेन को क्या किया था? पराजित किया था। नरेंद्र सेन के बाद आए पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन ने नरेंद्र सेन की पराजय का बदला लिया और केसर बेड़ा एक शिलालेख है जिसके अनुसार ये कहा गया कि पृथ्वी सेन ने नाल के राजा अर्थपति भट्टरक को हराया। क्योंकि नाल के जो राजा भावदत्त वर्मन थे उन्होंने महेंद्र सेन को हराया था, उसके बाद पृथ्वी सेन ने उसका बदला लिया और उन्होंने नाल राजा अर्थपति भट्टरक को हराया। फिर है हरिसेन। तो देखिए, जब वकाटका वंश समाप्त होने के कगार पे था ना, हरिसेन के दौरान वकाटका वंश बिल्कुल अपनी समाप्ति के कगार पे आ गया था, तो वत्स गुलाम शाखा के कुछ राजा जो गोदावरी तट पर रहा करते थे, उन्होंने आकर शासन किया। ये जो वत्स गुलाम शाखा है, माना जाता है कि वो वकाटका वंश की ही एक शाखा है। और जब वकाटका वंश छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर था, तो इन लोगों ने आकर के कुछ समय के लिए यहाँ पे शासन किया था। ठीक है। कुछ और चीजें हैं जो वकाटका वंश के बारे में आपको जानने की जरूरत है। एक पूना शिलालेख है। पूना जो जगह है वहां पे शिलालेख मिलता है, वो किसका है? वो प्रभावती का है। रुद्रसेन द्वितीय की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, इनका ये जो पुना शिलालेख मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि वकाटका शासकों ने गुप्ता लोगों का वर्चस्व स्वीकार किया था। देखिए, हमने बहुत शुरू में ही देख लिया है कि जो महेंद्र सेन थे, इनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, और उसके बाद हराने के बाद भी इन्होंने इसको गुप्ता जो वंश है उसमें नहीं शामिल किया था। ये लोग फिर भी अपने से रूल कर रहे थे, लेकिन हाँ, इन्होंने वर्चस्व जरूर स्वीकार कर लिया था। तो जो वकाटका जो शासक थे उनको क्या शीर्षक मिला? महाराज का। और जो गुप्ता शासक थे वो कहलाते थे महाराजाधिराज। और यहाँ पर मैंने समकालीन लिखा है। देखिए, समकालीन जो राजवंश थे वकाटका के साथ, वो है गुप्ता और नाल वंश। ये आपको याद रखना जरूरी है, इन्हीं के भी झगड़े हुए थे और ये समकालीन वंश थे। ठीक है। तो अब वकाटका वंश के बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलता है? गुप्ता काल। देखिए, अभी मैंने आपसे बात की ही कि ये समकालीन थे, मतलब कि गुप्ता के कुछ राजाओं ने
वकाटका वंश के कुछ राजाओं को हराया था। तो देखिए, याद रखिए कि जब गुप्ता काल था ना, तो छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिणापथ या कौशल के नाम से जाना जाता था। मैंने बताया रामायण काल में भी इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। गुप्ता काल के टाइम ये दक्षिण पथ या कौशल के ही नाम से जाना जाता था। और जो दंडीकरण का जो क्षेत्र है, मतलब कि जो बस्तर संभाग का क्षेत्र है, वो किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था महाकांतर के नाम से। ठीक है। और हमें गुप्ता काल की जानकारी जो मिलती कहां से मिलती है? हरिसेन की प्रयाग प्रहस्ती से या प्रशस्ति से मिलती है। जैसे कि इसमें बताया गया है, जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय के लिए निकले थे तो उन्होंने हराया था वकाटका वंश के शासक को और महाकांतर के शासक को। हमें कुछ सिक्के भी मिलते हैं गुप्ता काल के। बानाबर्द एक जगह है दुर्ग की, और पिटीवल्द जगह है रायपुर की, जहां से हमें ये सिक्के देखने को मिले हैं। खरसिया जो जगह है रायगढ़ जिले में, यहाँ से हमको विक्रमादित्य का तीरंदाजी का सिक्का मिलता है। ठीक है, मतलब उसमें तीरंदाजी बना हुआ है, वो सिक्का हमें यहाँ से मिलता है। और ये जो सारे हैं ये साक्ष्य हमें गुप्ता काल के छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। देखिए, अब हम कुछ बात कर लेते हैं राजाओं की। देखिए, गुप्ता काल के राजाओं ने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की, तो मैं यहाँ पे आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपको छत्तीसगढ़ से जरूरी है। बाकी जो आपका हिस्सा है वो भारत के इतिहास में कवर होगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो आप जानते हैं जो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की, उसमें बताया है कि जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान में निकले थे तो इन्होंने वकाटक का जो राजा था महेंद्र सेन, उसे हराया था और महाकांतर के राजा वियोगराज को हराया था। महाकांतर के राजा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को महाकांतर कहा जाता था। ठीक है, इसके एक राजा थे वियोगराज जो हारे थे समुद्रगुप्त से। एक जगह है कोपरा, ये गांव है मतलब महासमुंद में। यहाँ पे हमें साक्ष्य क्या मिले हैं कि जो रूपा देवी थी समुद्रगुप्त की पत्नी, वो कुछ समय के लिए शायद यहाँ पे रुकी हुई थी। इनके रुकने के हमें साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर आए थे विजय अभियान में, इन्होंने विजय भी कर लिया था, तो उसके बाद कुछ समय के लिए जिनकी पत्नी है वो यहाँ पर आकर शायद रुकी थी, ऐसा माना जाता है। दक्षिण कौशल और महाकांतर को विजय करने के बाद भी समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को गुप्तमोक्ष अनुग्रह नीति के तहत विलय नहीं किया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जीत तो गए थे, लेकिन इन्होंने विलय नहीं किया था इस साम्राज्य का। किस नीति के तहत? गुप्तमोक्ष अनुग्रह। ठीक है। अब दूसरे जो राजा मिले वो रामगुप्त है। तो रामगुप्त काल की सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? बनबरद जगह से, जो कि दुर्ग में। मैंने अभी आपको बताया हमें कुछ सिक्के मिले, उसमें से जो बनबरद से हमें जो सिक्का मिला है ना, वो रामगुप्त का है, ऐसा माना जाता है। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक ही चीज है कि वो है जो प्रभावती, जो उनकी बेटी थी, उनका विवाह किससे हुआ था? वकाटका के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। फिर कुमारगुप्त की बात कर ले तो कुमारगुप्त का जो सिक्का है ना, वो आरंग में मिला है। ठीक है, आरंग में इनका एक रत्न जड़ित मयूर सिक्का पाया गया है। वो मयूर बना हुआ है, उसमें मयूर सिक्का बोला गया उसको, उसमें रत्न लगे हुआ, माना जाता है कि वो कुमारगुप्त के वक्त के हैं। ठीक है। फिर भानुगुप्त की बात करें तो भानुगुप्त का एक पिलर स्क्रिप्ट है, एरंट पिलर स्क्रिप्ट के नाम से। पिलर मतलब खंबा, तो खंबे का एक स्क्रिप्ट माना जाता है, एरंट पिलर स्क्रिप्ट भानुगुप्त का है ये कहा जाता है। उसमें किसका उल्लेख मिलता है? राजा शरभराज का भी। एक शरभराज कौन थे? शरभराज यहाँ की एक राज्य की एक वंश रहा है, शरभपुरिया वंश। मैं आगे आपको छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ पे भी अलग अलग वंश ने राज किया है, वो खाली इस राज्य की डायनेस्टीज है या वंश है, जिसे कि रीजनल डायनेस्टीज भी कहते हैं। उसमें से एक वंश है शरभपुरिया और उसके राजा थे ये शरभराज। तो उनके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? हमें भानुगुप्त के एरंट पिलर स्क्रिप्ट से पता चलता है। अब देखिए, गुप्ता काल के कुछ कुछ महत्वपूर्ण स्थल छत्तीसगढ़ में भी है, जैसे कि एक तालागांव एक जगह है, वहां से हमें क्या मिला है? विष्णु मंदिर मिला है। बरमकेला में एक पुजारी मंदिर मिला है, पुजारी पाली भी इसे कहते हैं। केवेंटीन मंदिर भी इसको बोला जाता है, ये पुजारी मंदिर है। और आपको पता ही होगा कि जब मंदिर जो हमारे भारत में बने हैं ना, 3 शैलियों के होते हैं। एक तो नागर शैली बोली जाती है, और एक होती है द्रविड़ शैली, और एक वैसारा शैली या वैसारा स्टाइल मानते हैं। नागर वो शैली थी जो नॉर्थ में, उत्तरी भारत में पाई जाती थी। द्राविड़ शैली जो दक्षिण भारत के जो वंश थे वो इस्तेमाल में लाए।
वैसार जो एक शैली है वो दोनों का ही बोलना चाहिए मिश्रण है, नागर का और आपके दक्षिण का। तो ये जो गुप्ता काल था, यहाँ से क्या शुरुआत हुआ, नागर शैली की शुरुआत हुई और इनके जो अधिकांश मंदिर है वो इस नागर शैली में ही बने हुए हैं। ये आप कला और संस्कृति के हिस्से में देखेंगे कि मंदिर के जो स्टाइल्स हैं, शैली है, वो कैसी कैसी रही है। और एक और बात जानने की है, जो इनके समय के जो मंदिर है ना, ये लाल ईंट से बने हुए हैं। किससे बने हुए? लाल ईंट से, रेड ब्रिक्स जिसे बोलते हैं, उनसे बने हुए हैं। कला और संस्कृति के हिसाब से अगर हम देखें, या मान लें कला और संस्कृति की दृष्टि से देखें ना, तो गुप्ता काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का। ये आपको जानने की जरूरत है। तो जब आप भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये चीज आप पढ़ेंगे। तो इतना था छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको रीजनल डायनेस्टीज के बारे में बताऊंगी। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में भी अलग अलग शासक थे और अलग अलग वंश ने राज्य किया था। उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में मौजूद थे और हमें जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राजा और शासकों ने यहाँ पर शासन किया है, किस तरह की स्थिति थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको वापस से याद दिला देती हूँ कि हम पूर्वांचल आईएएस में आपको पूरा का पूरा सीजीपीएससी का जो कोर्स है वो दे रहे हैं। आप बिल्कुल उसका लाभ उठाइए और अपनी सफलता का परचम लहराइए घर बैठे हुए। धन्यवाद।